Now, redemption of debentures. So here the word redemption is what? Redemption means paid back. वापस देना, रिटर्न करना, दैट्स इट. अभी भाई जिसने डिबेंचर्स खरीदा है कंपनी का, जो डिबेंचर्स होल्डर्स है, डिबेंचर होल्डर्स, उन्होंने कंपनी को पैसा दिया, पैसा देके डिबेंचर्स खरीदा, मतलब डिबेंचर मतलब एक सर्टिफिकेट होगी. तो मैच्योरिटी के टाइम पे कंपनी विल रिटर्न देयर मनी, पेड बैक कर देगा, पेड बैक. सो रिडम्पशन मींस व्हाट? पेड बैक और रिटर्न मनी, क्लियरिंग अ डेट, रीपेमेंट ऑफ डेट. बराबर है. तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब क्या? डिबेंचर्स का मनी पेड बैक कर रहा है, दैट्स इट. अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हुआ तो कंपनी की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो कम हो जाएगा बेटा, क्योंकि रिडम्पशन कर दिया, पेड बैक, दैट्स इट, सिंपल. सो याद रखना, रिडम्पशन मींस पेड बैक, रिटर्न मनी, क्लियरिंग अ डेट, रीपेमेंट ऑफ डेट. सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मतलब डिबेंचर्स का पेमेंट कर दे रहा है, रिटर्न कर दे रहा है मनी, डिबेंचर होल्डर को रिटर्न कर देगा. अब वो डिबेंचर होल्डर कंपनी के डिबेंचर होल्डर रहेंगे ही नहीं, सो कंपनी की लायबिलिटी सेटल हो गई, कम हो गई, दैट्स इट. सो redemption of debenture means to pay back the debentures amount taken by the company at the time of issue of debentures. Simple funda. Redemption of debenture means what? To pay back the debentures, to pay back the debentures amount taken by the company at the time of issue of debenture. जब भी कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था, अभी पैसा तो लिया होगा ना, अमाउंट तो लिया होगा, मेच्योरिटी के टाइम पे वही अमाउंट रिटर्न कर देगी, दैट्स इट, दैट इज व्हाट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. फिनिश, राइट? तो याद रखना. now see, next, redemption of debentures, that is repayment of debenture, depends upon what? क्लासिफिकेशन है, देखो. फर्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर्स, सेकेंड टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स, मतलब टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, जो भी डिबेंचर्स रिडम्पशन का टर्म्स है वो. फर्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर मींस व्हाट? देखो, टाइप ऑफ डिबेंचर में एक तो रिडीमेबल डिबेंचर हो गया, इरिडीमेबल हो गया, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल. ठीक है. रिडीमेबल मतलब जिसका फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होता है कि भाई हाँ, ये 5 इयर्स के बाद या 10 इयर्स के बाद मेच्योर्ड होगा तो अपने को रीपेमेंट करना है, कंपनी रीपे कर देगी. दैट इज व्हाट रिडीमेबल मींस, रीपेड एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट. रीपेड एट व्हाट? स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, सिंपल. और इसमें द डेट ऑफ रिडम्पशन इज मेंशन्ड ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. भाई इसमें डिबेंचर्स रिडम्पशन का जो डेट होता है वो पहले से ही फिक्स होता है कि 5 इयर्स के बाद रिडम्पशन होगा, 6 इयर्स के बाद, व्हाटएवर. वो डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कि 5 साल के बाद आपका मैच्योर्ड हो जाएगा और रीपेमेंट हो जाएगा, दैट्स इट. दैट इज व्हाट रिडीमेबल डिबेंचर्स. बराबर है. 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, व्हाटएवर. इरिडीमेबल मतलब क्या? इरिडीमेबल मतलब कोई फिक्स मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, not to be repaid at all as long as the company exists. Irredeemable डिबेंचर मतलब कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, जब तक कंपनी है तब तक आपका डिबेंचर का पैसा रीपे नहीं होगा, दैट्स इट. जब कंपनी वाइंड अप होगी, वाइंड अप के टाइम पे भाई सबका पेमेंट होता है ना, अगर कंपनी के पास पैसा बचा तो आपका पेमेंट हो जाएगा, नहीं बचा तो भूल जाओ, सिंपल. ठीक है. सो इरिडीमेबल डिबेंचर्स क्या? इरिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब क्या हो गया? नॉट टू बी रिपेड एट ऑल as long as the company exists. जब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगा तब तक ये आपका रीपेमेंट नहीं होगा. कंपनी लिक्विडेट होगा ना, बंद होगा, एट दैट टाइम इट विल बी रीपेड, दैट्स इट. और नॉर्मली आप देखोगे कौन सा डिबेंचर? रिडीमेबल, जिसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड इज देयर, वही देखोगे आप. ठीक है. तो ये टाइप ऑफ डिबेंचर हो गया. नाउ टर्म्स ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन. बेटा टर्म्स में क्या है? देखो रिडम्पशन का टर्म क्या है? या तो पार में रिडीम करो, लाइक 100 का फेस वैल्यू है, अगर डिबेंचर, वन डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है तो रिडम्पशन के टाइम पे भी आप 100 ही दे रहे हो, दैट इज व्हाट पार. दैट इज व्हाट पार, दैट इज रिडीम्ड एट देयर फेस वैल्यू. ओके. अगर 100 का फेस वैल्यू है बट रिडम्पशन के टाइम पे आप प्रीमियम में दे रहे हो, अभी देखा ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, वही चीज देखा ना, कंसेप्ट तो वही है. प्रीमियम में दे रहे हो, समझो आप 110 में दे रहे हो, 110 मतलब 10 रुपीज प्रीमियम, तो redeemed at an amount higher than their face value. Redeem कर रहे हो आप amount higher than their face value, that's it. That is at a premium, simple. तो प्रीमियम में देगा तो कंपनी का लॉस होएगा ना बेटा. कंपनी का लॉस होगा तो कंपनी उसको डेबिट कर देगा. डेबिट, लॉस हो रहा है, डेबिट करना पड़ेगा ना भाई, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सिंपल.
और अगर एट अ डिस्काउंट देगा, एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट वाला तो बहुत रेयरली होता है, बट याद रखो अगर डिस्काउंट में दिया तो कंपनी का प्रॉफिट। अब कंपनी 100 का डिबेंचर है ये और दे रहा है सिर्फ 95, तो कंपनी के लिए तो बेनिफिट ही हो गया ना। बट ये डिबेंचर डिस्काउंट वाला बहुत रेयरली होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। नॉर्मली पार और प्रीमियम का ही दिखेगा, ठीक है। डिस्काउंट तो डिस्काउंट ही कर दो, बट कंसेप्ट याद रखना चाहिए, डिस्काउंट में होता है तो कंपनी को बेनिफिट होता है, ठीक है। मालूम पड़ा कि नहीं? सो दिस इज व्हाट। और ये सब केस डिस्काउंट वाला ज्यादा करके ओपन मार्केट में होता है, जहां कंपनी इनडायरेक्टली अपना डिबेंचर परचेस करती है ओपन मार्केट। चलो ये याद रखो, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन में पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार मतलब सेम वैल्यू पे रिडम्पशन हो रहा है, प्रीमियम मतलब हायर देन द फेस वैल्यू। 100 का है तो 110, 120, 130, 40, 50, मतलब 130, 40, 140, 150 ज्यादा। 100 से ऊपर गया ना तो एट अ प्रीमियम रिडम्पशन हो जाएगा। डिस्काउंट मतलब उससे 100 से नीचे, दैट्स इट, बराबर है। तो ये पॉइंट आपके माइंड में एकदम फिक्स रहना चाहिए, एकदम बेसिक कंसेप्ट है दिमाग में। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है कैन बी मेड इन व्हाट, बाइफर्केशन है। देखो इधर लमसम, या तो एक ही साथ दे दो पैसा, एक ही साथ रिडीम कर दो, जैसे 1 लाख का डिबेंचर है तो 1 लाख साथ में दे दो, या फिर इंस्टॉलमेंट करके दो। 1 लाख है तो उसको 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो। 5 इंस्टॉलमेंट में, अगर 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा तो 20,000 ऐसा जाएगा आपका, दैट्स इट। तो डिपेंड करता है कि लमसम पेमेंट कर रहा है कंपनी, कौन सा ऑप्शन ऑप्ट कर रहा है, लमसम का कि इंस्टॉलमेंट का, दैट्स इट, ठीक है। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैन बी मेड इन इधर लमसम, एक के साथ पैसा वापस दे दिया, इंस्टॉलमेंट का झंझट ही नहीं, बराबर है, या फिर इंस्टॉलमेंट, राइट है। चलो उसके बाद क्या बोलता है बेटा, sources for redemption of debentures. Now what are the sources, what are the sources for redemption of debentures? अब sources में जो दिखता है आपको, sources for redemption of debentures, 2 sources are there, out of capital, second out of profits, ठीक है। sources for redemption of debenture में क्या बेटा, out of capital है, second one is what, out of profits, simple, right? So अब out of capital देखो sources for redemption of debentures में out of capital है और दूसरा क्या है, out of profit। out of capital मतलब नॉर्मल सी बात है, कैपिटल से ही आप पूरा रिडीम कर दे रहे हो, कैपिटल जो अमाउंट है वहीं से आप पेमेंट कर रहे हो, दैट्स इट। आउट ऑफ प्रॉफिट्स मतलब क्या, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देखो आउट ऑफ प्रॉफिट्स आया ना तो प्रॉफिट से आपको हर साल थोड़ा रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। प्रॉफिट से एवरी ईयर यू हैव टू क्रिएट सम रिजर्व, एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है कि एटलीस्ट 25% आपको रिजर्व करना है, ज्यादा करेगा तो अच्छी बात है, बट 25% एटलीस्ट करना है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स करेगा तो आपको रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा या फिर सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, दैट्स इट। आउट ऑफ प्रॉफिट्स में 2 है आपका, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व या सिंकिंग फंड। कैपिटल से रिडीम होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, आउट ऑफ कैपिटल जो भी कैपिटल है आपका उसी से आप रिडीम कर रहे हो, उसमें कोई इशू नहीं, डायरेक्टली कुछ रिजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपको प्रॉफिट से रिडीम करना है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो यू हैव टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बराबर। आउट ऑफ प्रॉफिट से अगर आप रिडम्पशन का प्रोसेस कर रहे हो तो यू हैव टू क्रिएट व्हाट, DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, बराबर है। सिंकिंग फंड का क्या कंसेप्ट होता है वो बाद में आएगा, नो नीड टू वरी, उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं, सिंकिंग फंड, ठीक है। सो ये 2 याद रखना आउट ऑफ प्रॉफिट्स में, DRR एंड सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड भी वही, हर साल पीएनएल में से थोड़ा बहुत अमाउंट आपको इस फंड में ट्रांसफर करना है। और ये फंड क्रिएट ही क्यों होता है, सिंकिंग फंड आउटसाइड इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आउटसाइड में इन्वेस्टमेंट कर दोगे, फिर रिडम्पशन का टाइम आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ करके पैसा मिल जाएगा और वही अमाउंट जो डिबेंचर होल्डर है उनको पेमेंट कर देने का, दैट्स इट, रीपेड कर दो। तो इसका कंसेप्ट आपको बाद में आएगा पूरा सेपरेटली, वो बता दूंगा, टेंशन मत। बट ये याद रखना, रिडम्पशन सोर्सेस में या तो कैपिटल में से, या तो जो कैपिटल है वहां से रिडीम करो, या फिर प्रॉफिट्स में से रिडीम करो। सो प्रॉफिट्स में भी अगर प्रॉफिट से रिडीम हो रहा है तो आपको DRR क्रिएट करना पड़ता है, और दूसरा सिंकिंग फंड। ये पॉइंट आपके माइंड में रहना चाहिए। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, मोड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अभी वो आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट्स का आगे आएगा थोड़ा डिटेल में, अभी तो सिर्फ एक हेडिंग देख रहे हैं हम लोग।
मोड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में देखो, मोड में क्या है, या तो कैश में जाएगा या तो कन्वर्ट करोगे, बराबर है, या तो डिबेंचर रिडीम होगा कैश में, राइट है, तो मोड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में पहला क्या है, कैश, या तो कैश में रिडीम करोगे, या तो सेकेंडली क्या होगा बेटा, कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो पहला क्या है, मोड, मोड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में कैश, याद रखना क्या बेटा, कैश में रिडीम होगा, और सेकेंड वन कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब आप कैश पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, डिबेंचर होल्डर जो है ना बेटा, उसका डिबेंचर आप कन्वर्ट कर दे रहे हो इनटू न्यू डिबेंचर्स, या तो नया डिबेंचर्स दे रहे हो, या तो उस पार्टी को, वो डिबेंचर होल्डर को आप न्यू डिबेंचर इशू कर रहे हो, या फिर यू आर इशूइंग देम इक्विटी शेयर्स इंस्टेड ऑफ डिबेंचर्स। भाई वो डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हो आप इक्विटी शेयर्स में, या फिर वो डिबेंचर को आप कन्वर्ट कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स में, वट एवर विल बी द केस, राइट है। सो दैट इज व्हाट कन्वर्जन। कन्वर्जन में there is what, no involvement of cash. Here the debentures are converted into either new debentures or equity shares or preference shares, that's it, बराबर है। तो ये कन्वर्जन का केस, कैश में कैश पेमेंट होगा, सीधा पेमेंट करना ही है आपको, बराबर है। कैश में क्या होगा, कैश पेमेंट, और कन्वर्जन में आपका जो डिबेंचर्स है या तो न्यू डिबेंचर में कन्वर्ट होगा, या तो इक्विटी शेयर्स में, या तो प्रेफरेंस शेयर्स में, सिंपल, राइट। अभी आपने बाइफर्केशन देखा, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। बेटा आउट ऑफ कैपिटल में क्या बोलता है, इफ नो अमाउंट इज सेट असाइड, अगर कोई अमाउंट आपने साइड में नहीं रखा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, इफ नो अमाउंट इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर सच रिडम्पशन, तो ऐसा रिडम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो आउट ऑफ कैपिटल में से रिडीम होगा, दैट्स इट। प्रॉफिट में से कुछ रखा ही नहीं है ना साइड में, तो आउट ऑफ कैपिटल ही हो गया ना बेटा। तो आउट ऑफ कैपिटल, अगर रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल होता है तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज। तो देखो सबसे पहला है अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन। अगर रिडम्पशन पार में हो रहा है तो एंट्री क्या होगी, रिडम्पशन अगर पार में हो रहा है तो देना क्या है, क्या रिडीम करना है आपको, डिबेंचर। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो किसको देना है, लाइबिलिटी कौन है, डिबेंचर होल्डर। जैसे प्रेफरेंस शेयर में किया था ना आपने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इधर क्या हो जाएगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो डिबेंचर में उसका फेस वैल्यू आ जाएगा, जो भी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम हो रहा है, ठीक है। अच्छा प्रीमियम में रिडीम होगा तो क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा एंट्री, आप रिडम्पशन प्रीमियम में कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो लॉस, और लॉस होगा तो डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। बाकी दोनों एंट्री तो सेम ही है, डिबेंचर डेबिट है और डिबेंचर होल्डर क्रेडिट, दैट्स इट, बराबर है। रिडम्पशन एट अ प्रीमियम मतलब क्या, समझो 1 लाख का डिबेंचर है और 10% आप प्रीमियम और रिडम्पशन दे रहे हो तो 10,000। सो अपनी लाइबिलिटी क्या हो गई, डिबेंचर होल्डर की, डिबेंचर होल्डर को कितने देने का है अपने को, 1,10,000। सो दिस इज व्हाट आवर लाइबिलिटी, दैट इज व्हाई डिबेंचर होल्डर्स will be credited, सिंपल फंड, अरे बाबा समझा। तो पार में सिंपल है, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। प्रीमियम में आया, रिडम्पशन एट अ प्रीमियम, प्रीमियम में आया तो एक ही एंट्री बढ़ जाएगा आपका, कौन सा है, प्रीमियम और रिडम्पशन, बाकी तो दोनों सेम ही है ना यार, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर थे, देखो सेकंड एंट्री में तो दोनों सेम ही दिखता है कि नहीं, सिंपल। ओनली द एक्स्ट्रा थिंग इज व्हाट, only the extra thing is added what, premium redemption of debentures, because premium redemption of debenture is what, loss for the company and loss will be debited as per the normal rule, that is debit all expenses losses। फिर से बोलता है बाबा, प्रीमियम लॉस हो गया ना, रिडम्पशन प्रीमियम लॉस, तो लॉस को डेबिट करना है ना बेटा, सो डेबिट, देख रहे हो प्रीमियम और रिडम्पशन दिख रहा है ना इधर, ये देखो बस सेम वही यार, प्रेफरेंस जो रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर में पड़ा वैसे ही तो है यार, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर की जगह पे डिबेंचर आ गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जगह पे डिबेंचर होल्डर आ गया, बस बस यही है, सही है। चलो नाउ द नेक्स्ट वन, मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद रिडम्पशन एट पार हो गया, रिडम्पशन एट प्रीमियम हो गया, रिडम्पशन एट डिस्काउंट भी देख लो, होता नहीं है लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, बट देख लो रिडम्पशन एट डिस्काउंट होगा, बराबर है। देखो इधर लिखा भी मैंने, रेयरली सच डिबेंचर इशूड इन प्रैक्टिस, ठीक है। एंट्री देखो, पहला कॉमन एंट्री क्या है, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, ये तो फिक्स है। इधर डिस्काउंट में रिडीम कर रही है कंपनी, तो कंपनी के लिए तो प्रॉफिट हो गया, बेनिफिट हो गया कंपनी को, बेनिफिट, और बेनिफिट किधर जाएगा,
क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में दिखा देने का प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सिंपल सिंपल बाबा, सिंपल, राइट। सो देखा ना, अरे बाबा अगर आप रिडम्पशन एट प्रीमियम करेगा तो लॉस, तो प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट, डिस्काउंट में रिडीम करेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट तो क्रेडिट करते हैं ना बाबा, प्रॉफिट क्रेडिट करता है कि नहीं, रूल पता है सबको, नॉर्मल, ठीक है। सो प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सिंपल, दैट्स इट, बस, समझा। और पेमेंट फाइनली अमाउंट रिकॉर्ड हो गया, जब अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर सबका एंट्री पास किया ना, और फाइनली एंट्री विल बी व्हाट, पेमेंट, डू द पेमेंट यार, पेमेंट करेगा तो डिबेंचर होल्डर इज द रिसीवर, और पैसा गया, सिंपल। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दिख रहा है ना। उधर क्या था, उधर प्रेफरेंस शेयर में क्या था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इधर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल लॉजिक रे बाबा, सिंपल लॉजिक फॉलो करने का तो मैजिक होएगा, समझा। चलो ना, तब करने के बाद एक सिंपल सा नोट है, इन प्रैक्टिस and especially in view of legal requirements, such full redemption out of capital is not possible. देखो out of capital से redeem करना sometime it is not possible. However, all India financial institutions, AIFI, all India financial institution or banking companies are exempt. Banking companies are exempt from requirement of redemption out of profits. याद रखो, ये लोग exempt है, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और बैंकिंग कंपनीज है, वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, एंड हेंस कैन रिडीम डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। देखो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी, ये दो याद रखो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी, ये दोनों एग्जेम्प्ट है। क्या, किससे एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब इनको प्रॉफिट से रिडम्पशन करना कंपलसरी नहीं है, वो डीआरआर का एंट्री, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना इनको कंपलसरी नहीं है, इनको एग्जेम्पशन है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कर सकते हैं, बराबर है। इनको प्रॉफिट में से डीआरआर में ट्रांसफर करना है, बोलते ना प्रॉफिट में से डीआरआर में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी फॉर देम, ठीक है। मालूम पड़ा, अदर कंपनी के लिए तो कंपलसरी है, लॉ है, वो फॉलो करना पड़ेगा, डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो भाई लॉ ब्रेक कर रहा है, फिर उसके लिए जो एक्शन होगा वो अलग चीज, ठीक है। तो याद रखना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनीज को प्रॉफिट में से डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर वो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं भी करेंगे तो फिर भी चलेगा, एग्जेम्प्ट है, दे आर एग्जेम्प्टेड। इसलिए ये जो कंपनीज है, ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनीज, ये लोग अपना डिबेंचर रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल ही करते हैं, बस ये एक नोट याद रखना नॉर्मली। चलो अभी redemption out of capital you have seen, now redemption out of profits, redemption out of profits बेटा। चलो redemption out of profits में क्या होगा, अभी नॉर्मल से बात है, प्रॉफिट में से रिडम्पशन करोगे, प्रॉफिट में से, अब प्रॉफिट में से रिडम्पशन करने के लिए आपको थोड़ा डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व साइड में क्रिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इन दिस केस द डिबेंचर होल्डर आर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ये केस में डिबेंचर होल्डर को हम लोग पेड करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स of the company when adequate profits are transferred from the profit to a reserve account before the redemption of debentures, such redemption is said to be out of profit. तो प्रॉफिट्स में देखो, प्रॉफिट से अगर आपको रिडम्पशन करना है तो प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत रिजर्व आपको हर साल क्रिएट करना पड़ेगा, बराबर है, मालूम पड़ा, या आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट तो कम से कम क्रिएट करना ही पड़ेगा प्रॉफिट में से, जिसको आप बोलते हो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्या बोलते हो बेटा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यहाँ दिया भी है ना, वेर एडिक्वेट प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट्स टू अ रिजर्व अकाउंट, और वो रिजर्व का नाम क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपको क्रिएट करना ही है। अगर आपको रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करना है तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अदरवाइज आप रिडम्पशन का प्रोसीजर कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आपने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट नहीं किया तो यू कैन नॉट प्रोसीड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, दैट्स इट, ये याद रखना। अब देखो इसमें बेटा डीआरआर के बारे में क्या लॉ है, रूल्स रेगुलेशन, देखो
DRR, that is Debenture Redemption Reserve, the Companies Act 2013, Section 71, Subsection 4, Companies Rule 2014, law, कानून, कंपनी का कानून है भाई, Companies Act 2013, Section 71, Subsection 4, Companies Rule 2014, requires a company to create DRR. DRR create करना ही पड़ेगा, कितना, how much? At least equal to 25% of the total face value. बेटा जो भी डिबेंचर आप रिडीम करने वाले हो, जो भी डिबेंचर आप रिडीम करने वाले हो, उसका 25% एटलीस्ट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, कम से कम 25% आपको डीआरआर में ट्रांसफर करना है। आप 50% भी कर सकते हो, 75% भी कर सकते हो, 100% भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट 25% होना चाहिए। तो नॉर्मली कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो 25% आपको क्रिएट करना ही है। आउट ऑफ प्रॉफिट यू हैव टू क्रिएट डीआरआर एटलीस्ट 25%। तो ये लॉ याद रखना। डीआरआर का क्या है बेटा, डीआरआर जो भी डिबेंचर आप रिडीम करने वाले हो, जैसे 10 लाख का डिबेंचर है तो 10 लाख का 25% डीआरआर कम से कम क्रिएट होना चाहिए, मतलब 2,50,000 का डीआरआर क्रिएट करना ही है। और होगा किधर से क्रिएट, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सिंपल, आउट ऑफ व्हाट, प्रॉफिट्स। फिर आ जाओ, उसके बाद क्या बोलता है बच्चों, आप देख सकते हो इधर एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन। अच्छा ये तो बताया ना मैंने, डीआरआर देखो डीआरआर किसको किसको क्रिएट नहीं करना है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, उसको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्ट है वो। प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर बाय नॉन बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो नॉन बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो प्राइवेटली प्लेस कर रहा है डिबेंचर्स तो उसको भी डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मतलब पब्लिक में नहीं दे रहा, ये डिबेंचर पब्लिक में इशू नहीं कर रहा, प्राइवेटली प्लेस कर, ठीक है। तो उसमें एलआईसी, यूटीआई ये सब आ सकते बेटा। फिर थर्ड बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज में तो दोनों आ गया, बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनी में, बैंकिंग कंपनी पब्लिक में भी कर रहा हो, प्राइवेटली भी कर रहा हो, तो फिर भी उसको डीआरआर का कोई कंपल्शन नहीं है, एग्जेम्पशन है। तो एएफआई और बैंकिंग कंपनी पहले से पता है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या हो गया इधर, नॉन बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो प्राइवेटली प्लेस्ड होगा तो पब्लिक में करेगा। अगर इन लोग नॉन बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो पब्लिक में कर रहा है तो फिर उनको रूल अप्लाई हो जाएगा डीआरआर का। बाकी एएफआई, एआईएफआई और बैंकिंग कंपनीज के लिए तो फुल्ली एग्जम्प्ट है। ये अगर डीआरआर नहीं भी क्रिएट करेंगे तो फिर भी चौलबे, मतलब चलेगा बेटा, चलेगा। आ जाओ अभी नेक्स्ट पॉइंट, डीआरआर के बाद देखो, जिसने डीआरआर क्रिएट किया उसको डीआरआई भी क्रिएट करना पड़ेगा। बेटा जो डीआरआर क्रिएट करेगा उसको डीआरआई भी क्रिएट करना पड़ेगा, और डीआरआई कितना परसेंट है, एटलीस्ट 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, 15%, 15%, कम से कम 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, जो भी डिबेंचर रिडीम होगा नेक्स्ट ईयर में, बराबर है, समझा। तो डीआरआई कितना क्रिएट करना है, एटलीस्ट 15%। किसका 15%, समझो नेक्स्ट ईयर में आपका डिबेंचर रिडीम होने वाला है, समझो 2 लाख, तो 2 लाख का 15%, 10 लाख पूरा रिडीम होने वाला तो 10 लाख का 15%, दैट्स इट, बस उतना आपको डीआरआई क्रिएट करना है। अब इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको जिधर इन्वेस्टमेंट करना है, बराबर है, वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट वो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होगा वो आपको रिडम्पशन के लिए, डिबेंचर रिडम्पशन के लिए ही यूज करना है, बाकी किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे, दैट्स इट, ठीक है। तो डीआरआई आपके लिए 15% है बेटा, याद रखना, एटलीस्ट 15% ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम, जो भी नेक्स्ट ईयर में जितना भी डिबेंचर रिडीम होने वाला है उसका 15%। और जर्नल एंट्रीज देखो, बहुत कॉमन जर्नल एंट्रीज है बेटा, सी डीआरआर और डीआरआई का जर्नल एंट्री क्या है, अगर आप डीआरआर क्रिएट करोगे, रिजर्व, रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो डीआरआर को क्रिएट करो, कहां से क्रिएट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दो, दैट्स इट। अगर आप डीआरआई क्रिएट करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट, बेटा इन्वेस्टमेंट तो असेट है, असेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने के लिए भाई बैंक जाएगा ना, इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन्वेस्टमेंट मेड, मतलब ये एक्चुअली डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट मेड है, तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो पैसा गया, पेमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा जाएगा ही ना बेटा, तो डीआरआई टू बैंक, बराबर। और अब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, जो भी है। तो आपने समझो इन्वेस्टमेंट किया तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ जाएगा। टू इंटरेस्ट मिलाना है तो इंटरेस्ट आपका इनकम, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दो, दैट्स इट, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दो, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, सिंपल। ये याद रखना बेटा, भूलना नहीं।
और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अपना इसमें आ जाए। फिर देखो रिडम्पशन के टाइम पे क्या करना है आपको, रिडम्पशन के टाइम पे जब रिडम्पशन का टाइम आएगा तो वो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना उसको इन कैश कर लो। रिडम्पशन का इन्वेस्टमेंट किया क्यों था, रिडम्पशन करने के लिए, रिडम्पशन का टाइम आया तो उसको इन कैश कर लो ना, वो इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ कर दो, सेल ऑफ करेगा तो पैसा आ जाएगा, बराबर है, और इन्वेस्टमेंट आपका गया, दैट्स इट। पैसा आ गया ना, अमाउंट आ गया बैंक में, तो वो अमाउंट आप यूज कर सकते हो किसके लिए, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए, दैट्स इट। ठीक है, और एक एंट्री याद रखना बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हेन ऑल द डिबेंचर्स आर रिडीम, जब सारे डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे ना, ऑल द डिबेंचर्स आर रिडीम, जैसे पूरा 10 लाख से तो पूरा 10 लाख रिडीम हो गया ना, तो आपको ये एंट्री फाइनली पास करनी ही पड़ेगी। सब डिबेंचर रिडीम होने के बाद डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो क्रिएट किया था आपने उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, दैट्स इट, दैट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व व्हेन ऑल द डिबेंचर्स आर रिडीम। तो ये याद रखना, जब ये सारे डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, यस डीआरआर को ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, दैट्स इट, बस ये याद रखना। और एक बेसिक थियरी बता रहा हूं मैं, वो सब हम लोग प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। देखो ये स्टेप्स रेफरेंस के लिए, रिडम्पशन का जब भी टाइम आएगा ना तो 4 स्टेप याद रखने। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन कैश कर लो, दूसरा कितना अमाउंट पे करना है डिबेंचर होल्डर को वो देखो, उसकी एंट्री पास करो, फिर पेमेंट कर दो, और जब पूरा डिबेंचर रिडीम होगा तो डीआरआर को किधर ट्रांसफर करने का, जनरल रिजर्व में। ये स्टेप याद रखने का, ये स्टेप बाय स्टेप आपको एंट्री मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन कैश कर लो, भेज दो, फिर कितना अमाउंट देना है डिबेंचर होल्डर को उसकी एंट्री पास करो, पेमेंट कर दो, और सारा पेमेंट हो गया तो डीआरआर को ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में, दैट्स इट, बराबर, पूरा डिबेंचर रिडीम होने के बाद।